वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। मैं श्रुति सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 11 चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज जो बना रही हूँ ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कुछ पॉइंट के विषय में डिस्कस किया था, जैसे राष्ट्रवाद का उदय हो गया, उभरता हुआ राष्ट्र हो गया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह से हमने पढ़ा था। अब आज का जो अगला टॉपिक है वो हम देखते हैं। अगला जो पॉइंट है जन राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ हम देखते हैं कि 1919 ईस्वी के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है। ये जो जन आंदोलन है विशाल जन आंदोलन में तब्दील हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि इसके पहले कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, इल्वर्ट बिल हो गया, या फिर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। तो कई ऐसे मुद्दे थे जिसके कारण कि भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थी। अब वो अपनी असंतुष्ट जो उनके अंदर जो असंतोष की जो भावना थी वो जन आंदोलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस जन आंदोलन के द्वारा क्या होता है कि किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, हर वर्ग के लोग, हर क्षेत्र के लोग जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी तक ये चला था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध की वजह से भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि इस युद्ध में जो खर्च हुआ था, इस युद्ध में जो भारी भरकम जो खर्च हुआ था, तो इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार क्या करती है कि निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा देती है। तो जो कर बढ़ाया गया था वो किस पर? निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर। फिर सैनिकों में जो व्यय किया गया था, जो खर्च किया गया था, इसकी पूर्ति करने के लिए क्या करती है कि जो जरूरत की जो सामान है उसका कीमत बढ़ा देती है। तो जब जरूरत की सामान पर जब कीमत बढ़ जाता है तो जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनका जो जीवन है मुश्किल हो जाता है। वो अपना और अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इस युद्ध के कारण अंग्रेज अब सेना में वृद्धि करना चाहते हैं और इसके लिए वो क्या करते हैं कि गांव के जो लोग हैं, गांव के जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको सिपाही में भर्ती होने के लिए दबाव डालना शुरू कर देती है। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया जाता है। अब जब सिपाही जो है युद्ध के मोर्चे के बाद जब लौटते हैं तो उन्हें ये बात समझ में आ जाता है कि जो साम्राज्यवादी शक्ति है एशिया और अफ्रीका का जो शोषण कर रही है, उसी तरह से वो भारत का भी शोषण करेगी। इसके अलावा 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति होता है। जब 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति होता है तो इस घटना के कारण क्या होता है कि किसान और मजदूरों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, ये संघर्ष का जो समाचार है, साम्राज्यवादी विचार है, ये बड़े पैमाने पर फैलने लगता है। तो ये 1917 का जो क्रांति है ये भी भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा देती है। अगला जो पॉइंट है भारतीय महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी का जो आगमन होता है वो जन नेता के रूप में होता है और ये जब लौटे थे उस समय इनका जो उम्र था 46 वर्ष के थे। ये 1915 ईस्वी में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। दक्षिणी अफ्रीका के आंदोलन की वजह से महात्मा गांधी हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील, मजदूर, हर तरह के लोग, हर भारतीय से उन्हें मिलने जुलने का मौका मिला था। फिर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरे साल वो भारत का दौरा करते हैं। इस दौरा के दौरान उन्हें भारत के लोगों की ज़रूरत, हालात को समझने का उन्हें मौका मिलता है और उसकी जो वो शुरुआत करते हैं वो चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में ये शुरुआत करते हैं। फिर ये जो आंदोलन था इसके माध्यम से उन्हें राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से मिलने का मौका मिलता है। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो सफलतापूर्वक नेतृत्व जो किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा, और किस आंदोलन में? तो 1918 ईस्वी में जो अहमदाबाद में मिल मजदूर के हड़ताल के द्वारा, हड़ताल का ये सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अगला जो पॉइंट है रॉलेट सत्याग्रह। 1919 ईस्वी में अंग्रेज जो हैं रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट कानून को पारित करते हैं और महात्मा गांधी जो है इस कानून के विरोध में, इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन
खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो कानून है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने वाला है। और ये जो है कानून ये पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने वाला है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अन्य नेता जो थे उनका मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी जो स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो इस कानून के विरोध में मतलब इस कानून को वो कहते हैं कि शैतान की करतूत कहते हैं। तो शैतान की करतूत जो कहा जाता है किसे, तो ये रॉलेट एक्ट जो कानून पारित किया गया था उसे कहा गया था। फिर उनका मानना था, ये महात्मा गांधी जो हैं लोगों से आह्वान करते हैं कि इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को विरोध किया जाए और अपमान व याचना दिवस के रूप में इसे मनाया जाए। हड़ताल किया जाता है, फिर बहुत से बड़े बड़े आंदोलन किया गया, सत्याग्रह सभाएं किया गया था इस आंदोलन मतलब रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में। फिर 1919 ईस्वी को पूरे देश में, अप्रैल 1919 ईस्वी में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़ताल का आयोजन किया गया और इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया गया सरकार के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा। अब यहाँ क्या होता है कि बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में हत्याकांड किया गया था। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। ये जो वहाँ पर जो दमनकारी जो कार्य किया गया था, दमनकारी जो नरसंहार किया गया था, तो इस नरसंहार के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें बहुत ही दुख हुआ, पीड़ा हुआ और इसके कारण वो नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा देते हैं। महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे नेता जो थे, अब वो चाह रहे थे क्या कि इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान के बीच गहरी एकता बनी रहे और इसके साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि हर धर्म के लोग जो हैं इस देश के लोग में इस आंदोलन में सहयोग करें और मिलजुल कर इसका अपना अपना समर्थन करें। फिर अगला जो पॉइंट है वो क्या है? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ, तुर्की के जो सुल्तान था उनसे खलीफा कहा जाता है, तो तुर्की के खिलाफ, तुर्की के जो सुल्तान और खलीफा के खिलाफ बहुत बड़ी संधि थोप दिया गया था। ये किसके द्वारा थोपा गया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो भी इसी तरह का घटना था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण भारत के लोग जो गुस्सा फैला हुआ था, इस घटना के कारण उनकी जो असंतोष की भावना है, उनकी जो अंदर जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुसलमानों का ये मानना था, वो ये चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र जो मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। और इस आंदोलन का जो नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली थे। और ये मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1921 और 1922 ईस्वी के दौरान असहयोग आंदोलन जो है वो और ज़्यादा तेज हो जाता है। फिर CR राजगोपालाचारी हो गए, आसफ अली हो गए, बहुत सारे जो हैं वकील वकालत छोड़ देते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि था उसे वापस लौटा दिया जाता है। विधानमंडल का बहिष्कार किया जाता है। जगह जगह पर लोग अपने विदेशी कपड़ों का होली जलाई जाती है। 1920 और 1922 ईस्वी के बीच विदेशी कपड़ों के आयात पर भारी गिरावट आ जाती है। अब जगह जगह जब आंदोलन किया जाता है, विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाता है, तो ये जो पॉइंट है कि लोगों की पहलकदमी, यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत की जो जनता है वो स्थानीय अपने इस जो आंदोलन चल रहा है उसे क्या करती है कि स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़ देती है और फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले कहाँ से? तो खेरा, गुजरात के जो पाटीदार जो किसान थे वो अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया भारी लगान के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, अहिंसक अभियान चला रहे थे। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की जो दुकानों की घेराबंदी कर दी गई थी। तो जो घेराबंदी किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब जो किसान थे उन पे बहुत सारे वन सत्याग्रह किया गया था। तो ये जो सत्याग्रही जो थे ये कई बार क्या करते कि चराई शुल्क अदा किए बिना
भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। तो वो जंगल में जो अपने जानवरों को छोड़ देते थे, तो वो क्यों करते थे ऐसा? वो इसके द्वारा अपने विरोध को, अपने जो उनके अंदर जो विरोध भावना जो फैली हुई थी, उसे वो प्रकट करते थे। और साथ ही साथ वो उनका कहना था कि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर जो उनके अधिकारों पर अंकुश लगा दिया है, उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है, उसका वो विरोध कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि गांधी जी ही ऐसे हैं जो उन पर जो कर लगा दिया गया है, उनके साथ जो वन कानून जो थोप दिया गया है, उसे वो खत्म कर देंगे। और किसान जो हैं वो स्वराज का ऐलान कर दिया और उन्हें उम्मीद था कि गांधी राज जल्द ही आने वाला है, गांधी राज जो है जल्द ही स्थापित होने वाला है। फिर हम आगे देखते हैं कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजी सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो पंजाब में जो सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से जो बैठे हुए थे भ्रष्ट महंत, उसे हटाने का प्रयास किया गया। और असहयोग आंदोलन से काफ़ी एक घनिष्ठ रूप था। फिर क्या होता है कि असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाए जाते हैं। चाय बागान मजदूर जो हैं अपनी तनख्वाह में इजाफा की मांग करते हैं, यानी बढ़ाने की मांग करते हैं, और उन्हें अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ देते हैं। तो ये जो हो रहा है, इन लोगों को पूरा विश्वास था कि महात्मा गांधी के आगमन से उनके जो जीवन में जो कठिनाई है, कई तरह के उनके जो स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई है, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं उन्हें पाबंदी लगा दिया गया है, उससे जो मुक्ति दिलाएंगे तो महात्मा गांधी ही मुक्ति दिलाएंगे। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। और इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाता है। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि सभी लोग, भारत की जो जनता है, वो सभी जो हैं अंग्रेजी शासन को दूर करने के लिए अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करें और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं।